रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मनीष तकरीबन 7 साल पहले एक अच्छी जॉब की तलाश में था, लेकिन जब उसे लगने लगा कि उसके लिए कोई भी जॉब परफेक्ट नहीं है तो उसका मन होने लगा खुद की एक कंपनी स्थापित करने का। और जो इंसान अपने मन में ठान लेता है वो उसे पूरा किए बिना नहीं रहता। मनीष एक जिद्दी इंसान था। वो हर काम को करने के लिए संपूर्ण समर्पण करने की क्षमता रखता था। मनीष ने अपने पापा से कुछ पैसे लिए और सामान की खरीदारी करके इधर से उधर भेजने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके धंधे में बढ़ोतरी हुई। पर एक दिन जब उसे एक ऑफिस में काम के लिए बुलाया गया तो उसे दिल्ली के उस ऑफिस में पहुंचने से पहले ही काफी वक्त बीत गया। ऑफिस से फोन आया और मनीष के इस व्यवहार पर लोग घृणा करने लगे, क्योंकि ऑफिस वालों को देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। मनीष ने अपनी सफाई में बताया कि वो अपने घर पर किसी काम में बिजी था, जिस वजह से ऑफिस में आने से पहले उसका वक्त बीत गया। ऑफिस के अधिकारियों ने उसके ऊपर विरोध जताया तो मनीष ने अपने एटीट्यूड से उस ऑफिस को ही छोड़ दिया। लेकिन उस कंपनी के मैनेजर को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने मनीष को अपनी कंपनी में जॉब देने का एक मौका दिया। लेकिन अब मनीष उस कंपनी की तरफ देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन शायद उस कंपनी के मैनेजर को ये पता चल चुका था कि मनीष एक जिद्दी इंसान है। फिर उस कंपनी के मैनेजर, जिसका नाम भावेश था, उन्होंने मनीष को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया, जिसके अंदर मनीष के साथ में सिर्फ वही होंगे, बाकी और कोई नहीं। मंगलवार की शाम को उस कंपनी के मैनेजर ने मनीष को कॉल किया और रेवाड़ी नामक एक होटल में बुलाया। रेवाड़ी होटल जो मनीष के इलाके से ज़्यादा दूर नहीं था। उस होटल के मैनेजर की जिद की वजह से मनीष को जाना पड़ा। मंगलवार की शाम जब मनीष को सामान लेकर उस होटल के लिए निकला तो उसे एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि मनीष को तकरीबन 10:30 बजे होटल के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मिलना है। फिर क्या था, मनीष तकरीबन 8:30 बजे ही उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन आसपास तो कोई भी पीपल का पेड़ नहीं था। फिर मनीष ने देखा कि बड़का एक विशालकाय वृक्ष, जिसकी शाखाएं काफ़ी जगह को अपने अंदर समाई हुई थी। मनीष उसी पेड़ के नीचे एक छोटे से पत्थर पर बैठ गया। बैठने के लिए वहाँ कोई जगह भी नहीं थी। गंदी गंदी चीज़ों का ढेर लगा था और इसी बीच मनीष के फ़ोन की घंटी बजने लगी। इस पर जब मनीष ने अपनी नज़र फ़ोन पर डाली तो उसने पाया कि एक अननोन नंबर था। फ़ोन को रिसीव किया तो उसे पता चला कि सामने से कोई अननोन व्यक्ति है, जिससे मनीष अनजान है। तभी सामने से हल्की सी आवाज़ आई, जहाँ पर बैठे हो वहीं बैठे रहना, अन्यथा बुरा होगा। मनीष को ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, वरना होटल के बजाय उन्हें पेड़ के नीचे क्यों बुलाया गया है। मनीष एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था, जिस वजह से उसका गुस्सा अगल बगल में भी नहीं था। वो अभी भी शांति के साथ उस पेड़ के नीचे बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगा और इतने में ही मनीष के हाथ पर कुछ चीज़ गिरी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ऊपर से पानी की बूंदें गिरा रहा है। और जब मनीष ने अपनी दृष्टि को ऊपर की तरफ घुमाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक लड़की फांसी खाकर लटकी हुई थी, जिसके पांव से खून का बहाव हो रहा था। और इस दृश्य को देखते ही मनीष के शरीर में एकदम से सनसनी सी मच गई। वो तुरंत उस पेड़ के नीचे से उठा और दूसरी जगह पर पहुंच गया। वो इस बारे में लोगों को सूचित करना चाहता था, लेकिन उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उसकी बातों को सुन सके। काफ़ी देर तक वो यूं ही घबराहट के मारे इधर उधर टहलता रहा। बाद में उसे ऐसा लगने लगा कि उसने इस जगह पर आकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। इस बीच उसके फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। इस बार भी फ़ोन अननोन नंबर से था। फ़ोन उठाने पर एक बार फिर आवाज़ आई, आपके बाईं तरफ एक गली जाती है, उस गली के रूम नंबर 21 में आपको बुलाया गया है, जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाओ। अपने हाथ में मौजूद उस बैग को लेकर मनीष उसी तरफ चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद मनीष उस गली में पहुँच गया और एक बार फिर उसके फ़ोन ने उसे सताना शुरू कर दिया। इस बार उसने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन दोबारा घंटी बजी तो फ़ोन उठाना ही पड़ा। अरे मनीष साहब, कहाँ हैं आप? अभी तक होटल में नहीं आए? ये सुनकर तो मनीष के कान खड़े हो गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैनेजर तो फ़ोन पर था, फिर उसे उस गली में किसने बुलाया होगा? मनीष को ऐसी चीज़ों का सामना करते करते काफ़ी समय बीत चुका था। ऐसे में कुछ चंद क्षणों में पूरी बातों को विस्तार से बताना उनके लिए बेहद कठिन था, तो उन्होंने अपने पाँव को वहीं से मोड़ दिया। मनीष होटल में पहुंचे
तो उस कंपनी का मैनेजर उनका इंतजार कर रहा था। मनीष की हालत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पतली पड़ चुकी थी। उसे विश्वास था कि यहाँ कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है। मनीष की ऐसी हालत को देखकर उस कंपनी के मैनेजर ने कहा, आप ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। फिर मनीष ने उन्हें पूरी बात बताई। उस मैनेजर का दिमाग भी घूम गया कि भला ऐसा कैसे हो सकता था। खैर, अब उस मैनेजर के सुझाव से मनीष ने उन सारे नंबरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ताकि दोबारा उन्हें कोई परेशान ना कर सके। तकरीबन आधे घंटे की उस मीटिंग में कंपनी के उस मैनेजर ने बताया कि वो आपको एक प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। दरअसल इस कार्य के दौरान उन्हें हेड रखा जाएगा। मनीष उस मैनेजर की बातों से प्रभावित होकर उस कार में मौजूदगी लेने को तैयार था और इस कार्यक्रम का आयोजन तकरीबन 27 दिन के बाद होना था और उसके बाद मैनेजर के साथ वो एक अलग कंपनी खोलने वाला था। इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद लोगों को बताना था कि उनकी कंपनी उन्हें कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचेगी जिनकी राशि बाकी दुकानों और फैक्ट्री से कम होगी। तो लोगों के अंदर उत्साह का होना एक आम बात है, लेकिन किसी तरह आज की रात तो कटे। उस मैनेजर का काम पूरा होने के बाद उसका ड्राइवर उसे लेने के लिए उस होटल के पास पहुंच गया। जाते वक्त मैनेजर ने कहा कि अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम आपको आगे तक छोड़ सकते हैं, लेकिन मनीष ने खुद ही मना कर दिया क्योंकि उसका घर मैनेजर के एरिया से उल्टे साइड में था, जिस वजह से मनीष अकेले ही उस होटल से निकला और अपने घर की तरफ चलने लगा। मनीष के पास उसकी बाइक भी नहीं थी क्योंकि यह होटल ज़्यादा दूरी पर नहीं था, तो मनीष पैदल पैदल चलते ही यहाँ तक पहुँचा था। खैर, अब मनीष जल्दी जल्दी चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। वो काफ़ी लेट हो चुका था। अब रात के करीब 11 बजने को आए थे और इसी बीच मनीष के करीब से किसी रॉकेट की रफ्तार से कोई गुजर गया। या तो ये कोई गाड़ी थी या फिर कोई पक्षी जिसकी गति बेहद तेज थी, लेकिन मनीष को कोई फर्क नहीं पड़ा। चैन की सांस लेते हुए मनीष अभी आगे बढ़ा ही था कि अचानक ही उसकी नज़र उसके बगल वाले एक छोटे से पेड़ पर पड़ी। तो वहाँ कोई फांसी खाकर लटका हुआ था। तो एक बार फिर मनीष सहम गया। वो ऐसी अवस्था में था कि ना ही तो कुछ कर सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था, क्योंकि उसके अगल बगल में कोई भी नहीं था और एक वीरान इलाका जो 1 किलोमीटर के दायरे तक ऐसा ही पड़ा रहता है। जब मनीष को लगा कि अब उसकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो वो अपने कदमों के साथ जल्दी जल्दी घर की तरफ चलने लगा। फांसी खाकर लटकी वही लड़की एक भारी आवाज़ में फिर से बोली, आज तक इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, आज तुमने अपनी मौत को दावत दी है। दोस्तों, इस बात को सुनते ही मनीष का मन करने लगा कि वो इसी समय इस भयानक चुड़ैल को 2 चांटे जड़ दे। तत्काल ही मनीष उसकी तरफ बढ़ने लगा और वो अपने गुस्से में ये भी भूल गया कि उसके समक्ष खड़ी शक्ति कोई सामान्य औरत नहीं बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल है जिसका क्रोध ही मनीष को खत्म करने के लिए काफ़ी था। फिर मनीष अपनी जिद करते हुए उसके पास पहुंच गया। जैसे मनीष ने उसके ऊपर अपना हाथ उठाने की कोशिश की तो मनीष को ऐसा लगा कि उसका आधा शरीर हल्का हो चुका है। जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि वो ज़मीन से 5 फीट ऊंचा था, यानी कि वो तकरीबन हवा में उड़ रहा था। तभी वो लड़की हल्की सी मुस्कुराहट से बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी ख़त्म नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ संभोग चाहती हूँ। पर उसके बाद मनीष वहीं पर अचानक बेहोश हो गया और जब तक मनीष की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक झोंपड़ी के अंदर था जहाँ पर चारों तरफ लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था और वो बिस्तर पर था जिसके नीचे कुछ लगा हुआ था। मनीष को वही लड़की फिर से उसे एक बार नजर आई जिसके कपड़े उतरे हुए थे। मनीष बस इतना ही देख पाया क्योंकि उसके बाद उसकी आंखों के सामने काला काला अंधेरा छाने लगा। लेकिन मनीष काफ़ी देर तक संघर्ष करता रहा और उसके बाद धड़ाम से उस बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। मनीष जानता था कि अगर उसने इस चुड़ैल के साथ संबंध बनाया तो उसकी मौत होना बिल्कुल तय है। जैसे ही मनीष उस बिस्तर से नीचे गिरा तो उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो गई। इसी वक्त उसने अपने आप को बचाने के लिए पूरा समर्पण कर दिया। पास के खेतों से वो तारों के ऊपर से कूदता हुआ सड़क पर पहुंच गया और सड़क से हाँफते हुए किसी तरह अपने वो घर पहुंचा। आज वो एक चुड़ैल से बार बार बच गया। उसके बाद जब मनीष ने इस घटना के बारे में अपने पड़ोसियों को बताया तो उसे एक रहस्य के बारे में पता चला। कहते कि वो लड़की जो अब किसी काली शक्ति के रूप में प्रचलित है, काफ़ी सालों पहले एक सुंदर मिडिल क्लास की लड़की हुआ करती थी, लेकिन 2 स्मार्ट फैमिली के बीच उस लड़की के प्रेम ने दोनों ही फैमिली के बीच में जलन का भाव पैदा कर दिया।
लेकिन अपनी बदनामी होता देख उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या के बाद चाहे कोई भी हो, उसका मृत शरीर जलने के बाद वो किसी आत्मा के रूप में तब्दील हो जाता है। आज मोनिका नाम की वो लड़की हवस की प्यासी है, जिसे भी वो देख लेती है वो उसके साथ संभोग करना चाहती है। खैर मनीष ने अपनी हिम्मत के बलबूते पर अपनी जान बचाई, वरना अब तक मनीष मर चुका होता। कहते हैं हमें कभी भी किसी के झांसे में नहीं फंसना चाहिए। और ये कथन भी सत्य है कि मनीष को इतना भी पता चल चुका था कि ऑफिस में अपने एटीट्यूड दिखाते वक्त उस भयानक चुड़ैल को मनीष काफ़ी पसंद आ गया था और वो उसे हर हालत में पाना चाहती थी, क्योंकि उस ऑफिस से लेकर उस होटल तक उस प्यासी आत्मा की रूह भटकती रहती है, जिस वजह से बार बार मनीष को अननोन नंबर से कॉल भी आ रहा था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।